मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स 10th क्लास से सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, देखिए पिछले वीडियो में किया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने समझा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पे, उनके सिमिलैरिटी नेचर के आधार पे। तो हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को देखा, इनके रोल को समझा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने जीडीपी का मीनिंग समझा था कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी सम टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, जिसका काम है सर्वे करना एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। फिर हम लोग देखेंगे राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के तरफ से कैसे कौन कौन से मेजर लेने चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके चलते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर। ओके, तो आइए देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। तो हम देख रहे हैं कि जो ये 3 सेक्टर्स हैं इनमें हिस्टोरिकल चेंजेज क्या क्या हुए हैं। ठीक है, देखिए जो आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं, ठीक है, आप अगर डेवलप्ड कंट्री को नोटिस करेंगे तो वहाँ पे रिसेंट ईयर में काफ़ी चेंजेज आप नोटिस करेंगे। इन डेवलप्ड कंट्रीज है okay, developed countries have gone through changes in economic sectors as the economic activities shifted from प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर। देखिए डेवलप्ड कंट्री में हम क्या पैटर्न देखते हैं कि जो वहाँ पे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे आपको शिफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा शिफ्टिंग आपको दिखाई देती है। ओके, देखिए इसका ये मतलब नहीं है जब हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में लोग मूव कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, दैट डजेंट मीन कि जो प्रीवियस सेक्टर है वो उसको एलिमिनेट करना है। इंपॉर्टेंस आप किसी का भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। सो शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीवियस सेक्टर टू फर्दर सेक्टर डज नॉट मीन कंप्लीट एलिमिनेशन इन प्रीवियस सेक्टर। क्लियर है ना कि एक सेक्टर से प्राइमरी से आप सेकेंडरी में मूव हो रहे हैं तो इसका मतलब प्राइमरी के इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी से टर्शियरी में हो रहे हैं तो सेकेंडरी के इंपॉर्टेंस को नहीं सॉर्ट किया जा सकता, सेकेंडरी के इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, पीछे भी हम लोगों ने बात की है कि जो रिसेंट ईयर में हम देखते हैं तो सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ है, सर्विस सेक्टर काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी डेवलप हुआ है। रीज़न हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, दुनिया भर में जो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, ठीक है, आईटी सर्विसेज, आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट हुआ है उन सब का रिजल्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए जब हम लोग बात करते हैं 1950 और 60 का जो डिकेड था, हम लोग न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, बहुत कैपिटल नहीं था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे हमारा जो गवर्नमेंट का जो फोकस है मेनली कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर पे होगा। So during 1950-1960 Indian economy depended on agriculture and related activities। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो आज़ादी के बाद के ईयर्स थे वहाँ पे हमारी जो कंट्री थी, हमारे जो लोग थे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी डिपेंड कर रहे हैं बट उतना नहीं कर रहे जितना पहले थे। पहले टोटली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट के पास कैपिटल नहीं था कि इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, बिटवीन देखिए 1973 से 2003 में आप देखते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि सारे सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर्स में सब्सटेंशियल चेंजेज हुए हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ सालों में आपको दिखाई देगा, पिछले कुछ टाइम में आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ना सर्विस सेक्टर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए चलते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि सर्विस सेक्टर रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ सर्विस सेक्टर और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, ठीक है ना, इन रिसेंट ईयर्स वी कैन नोटिस अ ड्रास्टिक चेंज, अ पॉजिटिव चेंज एंड इंक्रीजमेंट इन टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। टर्शियरी सेक्टर में जो ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं उसके बेसिक रीजन क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर में ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखिए बेसिक सर्विसेज की जो डिमांड बढ़ी है उससे टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ किया है, ठीक है ना। बेसिक सर्विस कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, बैंकिंग हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए। आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं। बैंकिंग ना, आप प्राइवेट हो पब्लिक हो, बैंकिंग भी देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बड़े हैं। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जो बेसिक सर्विसेज है ना उसका एक्सपेंशन देखने को मिला है। बेसिक सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है that finally led to development in tertiary sector, ठीक है ना। सो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है हम लोगों को। सेकंड हम क्या देखते हैं कि देखिए जो डेवलपमेंट हुआ है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, उससे भी सर्विस सेक्टर डेवलप किया है। डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैव इंड्यूस्ड डिमांड्स फॉर सर्विस सेक्टर ग्रोथ लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। ये तो सीधी सी बात है ना कि देखिए जब सर्विस सेक्टर आपका, जब प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो दैट लीड टू डेवलपमेंट, दैट लीड टू इंक्रीज और एक्सपेंशन फॉर टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसका स्टोरेज करेंगे, मार्केट में उसको बेचने के लिए एडवर्टाइज किया जाएगा, बहुत सारे सर्विस यूज़ किए जाएंगे जिससे लोगों तक वो पहुँचे, फिनिश्ड गुड्स लोग यूज कर सके। तो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर भी आपका ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि देखिए अब ना लोगों की जो इनकम बढ़ी है, ठीक है, इनकम बढ़ने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ठीक है, लोगों के पास खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो जब खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप खुद नोटिस कर सकते हैं पिछले 4-5 साल में आप अपने आसपास देख सकते हैं तो लोगों का ना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, ठीक है। लोगों की जो आदतें हैं उसने सर्विस सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि शॉपिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ठीक है, डाइनिंग आउट हो गया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गए, ये सारी चीज़ें जो है जो कहाँ से आई है, इंक्रीज इनकम से आई है। सो इंक्रीज इनकम और राइज इन इनकम एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग increased many types of services like tourism, shopping, dining out, professional trainings, private hospitals, etc, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने से भी सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद जो आईटी सेक्टर्स में जो अपना ग्रोथ देख रहे हैं, जो आईटी सेक्टर्स में जो पॉजिटिव चेंजेस देखा गया है, आईटी सेक्टर्स में चेंजेस के कारण क्या हुए कि बहुत सारे नए तरह के सर्विसेज जो टोटली इंटरनेट पे बेस्ड है, आईटी सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अपना रिसेंट ईयर में देख सकते हैं हम लोगों के जो पेमेंट के मोड है, ठीक है, जो टिकट बुकिंग के मोड हो गए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हम लोग पहले करते थे फिजिकली फेस टू फेस, अब वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन लेड टू डेवलपमेंट इन आईटी सर्विसेज विच क्रिएटेड मेनी न्यू सर्विसेज। हम लोग देख सकते हैं ना अपने एरिया में, अब हम लोग अपने सोसाइटी में पिछले कुछ सालों में चेंजेस की बात करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं इजीली कि पिछले 4-5 साल में हमारे यहाँ का जो सोसाइटी है, लोगों का जो जीने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हुआ है। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ठीक है, पहले जहाँ आप डाइनिंग करते थे, पहले जहाँ हम लोग बाहर जाके होटल में खाते थे, आज घर बैठे डिलीवरी आ रहा है। जोमेटो का सर्विस आप न्यू देख रहे हो, पेटीएम नए तरह की सर्विस है आपकी, स्विगी नए तरह की सर्विस है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, दीज आर न्यू सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो हम लोग ये सर्विस देख रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी मेनी स्मॉल, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलेंगे कि
टर्शियरी सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है, नो डाउट, बट क्या है ना कि टर्शियरी सेक्टर के एक्सपेंशन से जो छोटे स्केल के प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रॉब्लम हुआ है, उनको लॉस हुआ है, ठीक है ना, उनके इंटरेस्ट डैमेज हुए हैं, ठीक है। सो ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी मेनी स्मॉल सर्विसेज प्रोड्यूसर्स हैव टू फेस प्रॉब्लम, दस ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज अ हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। आपको पता है कि जैसे देखिए सर्विस सेक्टर में हम क्या देखते हैं, सर्विस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो भी बड़ी कंपनीज है, जो भी बड़े स्किल के सर्विस प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो जो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है वो उसको हायर कर रहे हैं। तो ऐसे जो फर्म है, ऐसे जो डेवलप्ड फर्म है, डेवलप्ड सर्विस प्रोवाइडर है, वो कम ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स उन्हीं के अंडर में काम कर रही है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टर्शियरी सेक्टर में जो राइज हुए हैं पिछले कुछ इस सालों में, टर्शियरी सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हम लोग ये देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हुए चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को इंडिया में, और उसके बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में कैसे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उनके कंडीशंस क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो आइए इन दोनों टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखते हुए चलते हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे आज भी आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में आज़ादी के इतने साल के बाद भी लगभग 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिएगा अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में तो इट इज़ ओनली 20%, ठीक है। सो द प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स ओनली 20% इन द जीडीपी, येट इट प्रोवाइड्स occupational or it provides employment to more than 50% of the population, more than 50% of the people, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि आज के डेट में भी हमारे जीडीपी में 20% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 50% से ज़्यादा लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखिए जो आपके सेकेंडरी सेक्टर्स है या टर्शियरी सेक्टर्स है उन्होंने इतने जॉब नहीं क्रिएट किए हैं जितना करना चाहिए था। अगर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ने ज़्यादा जॉब क्रिएट किया होता तो डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर से लोग इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट करते। तो आप अगर ऐसे देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स ने जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है उसमें आप 3% का ही चेंज देख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हुए चलिए कि सेकेंडरी सेक्टर ने जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है वो सिर्फ 3% चेंज आया है, 3% बढ़े हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में आप देखते हैं तो 5% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ठीक है। सो द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैव नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब्स टू इनेबल अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू दिस सेक्टर, है ना। बात समझ में आ रही है कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ने इतनी ज़्यादा जॉब नहीं क्रिएट की है कि लोग प्राइमरी सेक्टर से इन सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर वेंट अप ओनली बाय 3% एंड दैट इन सर्विस सेक्टर बाय 5% ओनली। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 3% का आप वहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं और सर्विस सेक्टर ने 5% एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है, ठीक है। तो ये काफ़ी नहीं है, इसको हम लोग इनफ नहीं कह सकते हैं, काफ़ी नहीं कह सकते, ठीक है। ऊपर से आप एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि जो 50% हम लोग बात की है कि 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। हम लोगों ने पढ़ा है ना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, एक काम में रिक्वायरमेंट जितने लोगों की होती है उससे ज़्यादा लोग उस काम में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। उस काम से अगर कुछ लोगों को हम हटा लें तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो अननेसेसरीली जो मेंबर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या है, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। जैसे एक खेत है, एक यूनिट है खेत का, वहाँ पे खेती करने के लिए 3 मेंबर चाहिए और फैमिली में 7 मेंबर है, 7 मेंबर मिलके वहाँ खेती कर रहे हैं, तो वहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 लोगों की है। ये जो बाकी के 4 लोग हैं इनके वहाँ होने से या नहीं होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन में। तो ये 4 आदमी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। कैसे एम्प्लॉयड है, तो ये हिडन अनएम्प्लॉयड है या फिर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है।
डिसगाइज्ड या हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो बेरोजगार तो होते हैं लेकिन दिखने से वो बेरोजगार नहीं लगते हैं। और ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही है, रूरल एरिया में ही है, ये आपको अर्बन एरिया में भी खूब दिखाई देता है। अगर हम अर्बन एरिया में बात करते हैं तो आप ऐसे ना हज़ारों वर्कर देखते होंगे जो डेली वर्क की तलाश में होते हैं, जो जिनको आप दिहाड़ी मजदूर कहते हैं या डेली वर्कर कहते हैं, ठीक है ना, जो डेली काम करते हैं, डेली उनको वेज मिलता है, ठीक है। आप गांव से बहुत लोगों को देखते होंगे कि डेली वो शहर जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं ना शहर में कारपेंटर हो गए, ठीक है, उसके बाद रिपेयर वर्कर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो गांव से लेबर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ठीक है, वो हो गए, रिक्शा पुलर हो गए, ठीक है, वेंडर हो गए, हॉकर हो गए। तो यहाँ से भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो देयर आर thousands of casual workers who search for daily work such as painter, plumber, carpenter, repair workers, etc. ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। देखिए हम लोगों ने अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, ठीक है। अब हम लोग ना ये देखते हुए चलेंगे कि गवर्नमेंट अपने लेवल से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे गवर्नमेंट क्या करे, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग ना एक एक करके ऐसे कुछ स्टेप्स देखते हुए चलते हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, ठीक है, तीनों सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड करने में। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं, अब हम लोग देखते हुए चलते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ना टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए जाने चाहिए, ठीक है। टेक्निकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चाहे इरिगेशन हो, चाहे किसानों को खेती के लिए हाइब्रिड सीड्स की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, किसानों को मॉडर्न टेक्निक एडॉप्ट करने के लिए अवेयर करना हो, जिससे क्या हो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेक्निकल मेजर्स में एग्रीकल्चर में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना है, जो सीड्स हैं उसकी क्वालिटी आपको बढ़ानी है, हाइब्रिड सीड्स यूज करने हैं, ठीक है, HYV सीड्स यूज करने हैं। उसके बाद जो आपका खेती करने का तरीका है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, वो इम्प्रूव करना है, मॉडर्निटी लानी है, साइंटिफिक तरीके से खेती करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो खेती में आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो वर्क फोर्स जो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, उनका भी इफ़ेक्टिव यूज हो रहा है, उनका भी एफिशिएंट यूज हो रहा है, ठीक है। साथ साथ आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो सबर्बन एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। सबर्बन एरिया कहने का मतलब जो शहर के बाहर के एरिया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपके रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, गांव और शहर के बीच में लिंक होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो गांव के लोग आसानी से शहर आ सकते हैं, ठीक है, अपने सामान को, अपने अनाज को, अपने प्रोडक्शन को मार्केट में ला सकते हैं। So institutional support like market, transport, storage facility and other processing unit in the nearby suburban areas should be set up to increase employment of farmers in other sectors. अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स दिए गए, ठीक है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबर्बन एरिया में सेटअप किए जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, किसानों को फ़ायदा ही होगा, साथ साथ ऐसे भी जॉब क्रिएट होंगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर से हटके और सेक्टर्स में आएंगे, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लेने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है या एग्रीकल्चर के साथ साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसको देखते हुए चलते हैं कि प्रमोशन ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। हम लोगों ने टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स देखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट को ना अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से हमारा मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जो प्राइमरी सेक्टर्स के डिफिनीशन में देखा था कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते थे पिसिकल्चर हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गए, बी कीपिंग हो गए, एनिमल रियरिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। किसानों को
इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या जो खेती कर रहे हैं उसके अलावे इन चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ एलाइड एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बात हम लोग किस चीज़ की करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, ठीक है, उसके अंदर वैरायटी लाया जाए, प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए जिससे फ़ायदा किसानों को हो। सो डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर एज अप्रॉक्स 60% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। देखिए 60% लोग वहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है, सब टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो उनके डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, उनके एफिशिएंट यूज के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है, नए नए तरीके से खेती को प्रमोट करना चाहिए। जो एलाइड या रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट को ना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं रूरल एरिया में उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। किसानों के सामने जो प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको फिनेंशियल असिस्टेंस की होती है, चाहे वो खेती करे चाहे वो इंडस्ट्री सेटअप करे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो, तो उन स्टार्ट करने के लिए उन्हें फंड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस मिल सके उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक सेटअप करने चाहिए। सो सेटिंग ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड चीपर लोन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रैप। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मनी लेंडर से लोन लेते हैं रूरल एरिया में लोग, ठीक है, या जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उन्हें आसानी से लोन मिले, उन्हें चीपर लोन मिले, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए बैंक सेटअप करने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको फोकस करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि रूरल लेवल पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। या अर्बन एरिया में भी छोटे इंडस्ट्रीज है तो वो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से बर्डन को भी रिड्यूस कर रहा है। सो सेटिंग अप एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए रूरल एरिया में खेती हो ही रही है, ठीक है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी एरिया में अगर व्हीट मिल या राइस मिल सेटअप किए जाए तो क्या होगा, फार्मर को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। सो सेटिंग अप एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड इंडस्ट्रीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट मिल्स गिव जॉब्स टू फार्मर्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज हो गए, ठीक है, या जो प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग समझ रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाए। जैसे आप देखते हैं एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, अपना पोटैटो से चिप्स बन रहा है, लेज बनते हुए देखते हैं, या मार्केट में बहुत सारे स्नैक्स हैं या नमकीन के पैकेट ऐसे आते हैं जो इन सारे प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कुरकुरे आप देख रहे हैं, टोमेटो से भी बनते हैं, राइस से बनते हैं। तो ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एफपीआई, इनको एफपीआई भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से और क्या करना चाहिए। हम लोगों ने 3 स्टेप देखे हैं, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेप देखे हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट इन रूरल स्ट्रक्चर, ये दोनों देखते हुए चलते हैं हम लोग। इम्प्रूवमेंट इन रूरल स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज़ और हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। फिर हम लोग देखते हैं फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन रूरल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए जो रूरल एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे रोड हो जो रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज टू कनेक्ट देम विद सिटीज, ओके। It will create more employment for farmers as well as other involved in services like transportation and trade। देखिए जब गांव और शहर के बीच में लिंक होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो सर्विस भी वहाँ पे जनरेट होंगे, सर्विस नए तरह के सर्विस भी क्रिएट होंगे वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ फार्मर्स को भी उसके एडवांटेज मिलेंगे।
तो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर पे रूरल एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो फोकस करना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए रूरल एरिया में ना एजुकेशनल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करना चाहिए। हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करने के साथ साथ आप अभी भी देख सकते हैं अपने एरिया में, रूरल एरिया में, जो रूरल एरिया है वहाँ पे हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ एडिशनल जॉब भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ना देखते होंगे गांव में जो आशा वर्कर्स हैं, जीविका हैं, या गांव की औरतों को अवेयर करके, ठीक है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, उन्हें हेल्थ कंडीशन की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप वैसे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकती है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ कंडीशन इन विलेज एंड क्रिएट एडिशनल जॉब्स, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट को रूरल एरिया में स्कूल सेटअप करने चाहिए ताकि एजुकेट कर सके वहाँ लोगों को, ठीक है। और ऐसे रूरल एरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल हो टूरिज्म के हिसाब से, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई दोज एरियाज दैट हैव पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, ठीक है ना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज विच हैव पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए हम लोग अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें देखते हुए चलना है नरेगा, ठीक है। नरेगा क्या है? देखिए नरेगा ना गवर्नमेंट की तरफ से रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने वाला एक एक्ट था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये फॉर्मुलेट हुआ था 25 अगस्त 2005, डेट याद रखेंगे। और इसको लॉन्च कब किया गया है? सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 फरवरी 2006, ठीक है। देखिए अभी जो आप सुनते हैं ना मनरेगा, नरेगा का नाम ही चेंज होके हुआ था मनरेगा। पहले नरेगा समझते हैं फिर मनरेगा समझते हैं। नरेगा क्या है? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर्मुलेट हुआ है 25 अगस्त 2005 को और लॉन्च किया गया है 2 फरवरी 2006 को। इस एक्ट में क्या था कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, उनको साल में 100 डेज का जो रोजगार देना है, ठीक है। दे शुड बी प्रोवाइडेड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, और उसके लिए उनको पे किया जाता था 150 रुपीज़, ठीक है ना। तो उनको रोजगार की गारंटी दी गई, ओके। बाद में क्या होता है, नरेगा का नाम चेंज होकर हो जाता है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी का आपको पता है बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके कर दिया जाता है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा में क्या चेंज किए गए? नरेगा में जो 100 डेज की गारंटी थी वो नंबर ऑफ डेज को वहाँ बढ़ा के 150 डेज कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ नरेगा में क्या किया गया? 150 डेज का आपको देखिए 50 डेज बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो क्या था, वेज की बात करते थे तो 182 से बढ़ के 202 रुपीज़ पर डे कर दिया गया है, ठीक है। मनरेगा में जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको जॉब कार्ड इशू करते हैं जो ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं बीपीएल कैटेगरी के लोगों को, वेरीफाई करते हैं कि वो बीपीएल कैटेगरी में है या नहीं, और वेरीफाई करने के बाद उनको वो जॉब कार्ड इश्यू करते हैं, ठीक है। सो मनरेगा का जॉब कार्ड इशू किया जाता है। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके हिस्टोरिकल चेंजेस को देखा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस रिसेंट ईयर में किन वजह से कैसे बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट के तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने नरेगा और मनरेगा के डिफरेंस को समझा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।